हाईवे का काम अधूरा रह जाने से खामगांव शेगांव के बीच लासुरा फाटा एक निजी यात्री बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि बस 3 बार पलटी खाकर नाले में जा गिरी। बस शेगांव से उज्जैन जा रही थी। इस बस में 13 यात्री सवार थे। सुबह अंधेरा होने और बारिश होने के कारण ड्राइवर को हाईवे पर अधूरा काम नजर नहीं आया और यह बस सीधे गड्ढे में जाकर पलट गई और बगल के नाले में जा गिरी। हादसा सुबह तड़के होने से जल्द मदद नहीं मिल पाई। सड़क से गुजर रहे यात्रियों ने बस के यात्रियों को बाहर निकाला और इलाज के लिए खामगांव सामान्य अस्पताल भेज दिया। शेगांव रोड से मेरे मम्मी पापा आ रहे थे 5 बजे, सवेरे 5 बजे आ रहे थे शेगांव से। ड्राइवर पीवा था, गाड़ी पलटी कर दिया, ड्राइवर गायब है, ड्राइवर फरार हो गया। मम्मी पापा को बहुत जम के मार लगा हुआ। अभी सरकारी दवाखाने में एडमिट है मम्मी पापा। 6-7 जने वहाँ पर, और कुछ मेरे भाई भी है। बुल्ढाना जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम बदल गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में अचानक से बारिश से तापमान में गिरावट आई है। खामगांव में अचानक से जोरदार बारिश से कुछ देर के लिए जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं इस बारिश से खेत में तैयार हो चुके खरीफ फसल भी प्रभावित हुई है। इस बार बारिश भी जाने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौसम ने रुख बदला है। बुल्ढाना जिले में शेगांव खामगांव तहसील में जोरदार बारिश हुई है। कुछ देर हुई अच्छी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया था, जबकि निचले इलाके में पानी भरने से स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हुई। गुरुवार रात 9 बजे करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। उसके बाद रात भर रिमझिम बारिश होती रही, जो शुक्रवार सुबह तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने हल्के दबाव के क्षेत्र की वजह से विदर्भ में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक हल्की बारिश बीच बीच में होते रहने की संभावना जताई है। अकोला जिले में 2 दिनों से मौसम में बदलाव हो रहा है। दशहरे के दिन बुधवार को शहर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि गुरुवार को शाम 7 बजे के बाद से अकोला शहर क्षेत्र और जिले के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। अकोला में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिसके अलावा निचले इलाके की कई कॉलोनियों और दुकानों में पानी भर गया, जिससे कारोबारियों और नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब आधे घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद रात भर बारिश का सिलसिला चलता रहा। अमरावती मौसम विज्ञानी प्रोफेसर अनिल बंड के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवाती हवाएं चल रही है, साथ ही आंध्र तट से उत्तरांचल तक द्रोणीय स्थिति निर्माण हो गई है। वातावरण में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप विदर्भ में कई स्थानों पर गरज के साथ मध्य बारिश की संभावना है। बंड के अनुसार अकोला, अमरावती और वाशिम जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जिला परिषद अध्यक्ष का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद अगले 2.5 साल के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए जिला परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने सोमवार को जिला परिषद की विशेष बैठक के लिए नोटिस जारी किया है। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 30 सितंबर को जिला परिषद अध्यक्ष पद के आरक्षण की घोषणा की गई थी, जिसमें अकोला जिला परिषद अध्यक्ष का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। इसलिए अगले 2.5 साल के लिए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जिला परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई है। जिला परिषद के 53 सदस्यों को विशेष बैठक की नोटिस भेजी जाएगी। कृषि प्रधान संस्कृति से लाभान्वित हमारे देश में आज भी अधिकांश लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसी तरह के व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्र देश के आर्थिक चक्र को गतिशील रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है, ये कहना है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला के कुलगुरु डॉक्टर शरद कठाक का।
वे पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास होगा और एक आदर्श गांव बनाने के लिए 3 संस्थाओं अर्थात शैक्षिक संस्थान, ग्राम पंचायत और पत्र संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला की कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख ने एक अच्छे नागरिक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से एक बेहतर गाँव और देश बनाने के लिए एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर गडाख ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आदर्श ग्राम के निर्माण हेतु डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय तैयार है और कृषि अध्ययन करने वाले छात्रों के माध्यम से गांव में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में मदद कर रहा है। उन्होंने प्रत्येक महाविद्यालय को एक राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का विशेष धन्यवाद व्यक्त करते हुए राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयकों सहित सभी कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों को बधाई दी। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं अकोला जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला में पत्र परिषद ली। इस दौरान फडणवीस ने अकोला में रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को पुनर्जीवित करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 100 दिनों के भीतर कई फैसले लिए हैं। एकनाथ शिंदे के पोते को लेकर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी घटिया किस्म की है। उद्धव ठाकरे को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। फडणवीस ने इस बयान पर नाराजगी जताई। शरद पवार और नीतीश कुमार की मुलाकात पर फडणवीस ने कहा कि वे पिछले 7 से 8 साल से मिल रही हैं, लेकिन कोई समीकरण काम नहीं करता। लंबी लाइन खींचकर कोई मोदी जी से आगे नहीं जा सकता। हालांकि मोदी जी से बड़ी रेखा खींचने की ताकत किसी में नहीं है। फडणवीस ने कहा कि सही समय भारत मुक्ती मोर्चे के आंदोलन का खुलासा किया जाएगा। मला एका गोष्टीचं अतिशय मनापासून वाईट वाटतं की उद्धवजी सारख्या एका नेत्याने एकनाथ शिंदेच्या नातवाचा उल्लेख करून त्याच्यावर टिप्पणी करणं अतिशय खालच्या दर्जाचं। मला तर असं वाटतं की त्यांनी जाहीरपणे आपले शब्द परत घेतले पाहिजे। आपण कुठे चाललो आहे महाराष्ट्र, ज्याचं वय 1.5 वर्षाचं आहे, अशा नातवावर आपण टीका टिप्पणी करायला लागलो। ठीक आहे, एक वेळ समजू शकतो की तुमचं आणि त्यांचं पटत नाही, निराशा असेल, काय असेल, तरी देखील काही पथ्ये पाहिली पाहिजे। तर मला असं वाटतं की मी अतिशय या संदर्भात नाराजी व्यक्त करतो की ज्या प्रकारे एकनाथ शिंदे यांच्या नातवाला त्यांनी बोलून टार्गेट केलं आहे आणि माझी अपेक्षा आहे की त्यांनी हे शब्द परत घेतले। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा एक भव्य जुलूस अन्नाभाऊ साठे चौक से निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने किया। वर्ष 1987 से सार्वजनिक स्तर पर अकोला जिले में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह का नेतृत्व हर साल एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर द्वारा किया जाता है। इस दिन को विशाल जुलूस, अखाड़ों, लेजिम मंडलों, आकर्षक प्रदर्शनियों और हजारों बौद्धों और भिक्षु संघों की भागीदारी, भारतीय बौद्ध महासभा के अनुशासित संगठन और सार्वजनिक सभा से जाना जाता है। हर साल की तरह धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर द्वारा दिए गए विचारों के बाद बुद्ध के अनुयायी अपने गांव को वापस चले जाते हैं। हर साल दशहरे के दूसरे दिन आयोजित होने वाला ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह पिछले 2 साल से कोरोना संकट के कारण नहीं हो सका। इस वर्ष सभी नियमों में ढील दी गई थी, इसलिए लाखों बौद्ध अनुयायियों ने इसमें भाग लिया। सत्ताधारियों को ये नहीं पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। देश में महंगाई बढ़ रही है, ऐसा आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महंगाई बढ़ती है तो इससे भविष्य में वित्तीय संकट पैदा होगा। वो धम्म मेले में मुख्य मार्गदर्शन के रूप में बोल रहे थे।
एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया कि सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है और ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकार भूल गई है कि देश में लोकतंत्र है। आंबेडकर की रैली चल रही थी, इस रैली पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ा। बारिश में भी आंबेडकरी अनुयायी उत्साहित दिखे। क्रिकेट मैदान पर धम्म मंच पर एडवोकेट आंबेडकर ने मार्गदर्शन शुरू किया। सरपंच के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी ताकत से लड़ने की घोषणा एडवोकेट आंबेडकर ने की। तर सत्ताधारी हा भांडवलदारांचा पक्ष आहेच। मी मोदींना असं म्हणालो मध्यंतरी की त्यांचं जे काय अर्थव्यवस्था चाललेलं आहे हे दारुड्यासारखं चाललेलं आहे। मला अनेक जण म्हणायला लागले तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांना असं कॉन्स्टर म्हणू शकता। मी त्यांना म्हटलं पंतप्रधानांना दारुड्या मी म्हणत नाही, मी एवढंच म्हणतोय की त्यांचं वागणूक जी आहे दारुड्याची वागणूक आहे, एवढं फक्त लक्षात घ्या। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि सोयाबीन को कम से कम 8,600 रुपये और कपास को 12,500 रुपये का भाव दिया जाए, अन्यथा कपास और सोयाबीन किसानों का यलगार मार्च 6 नवंबर को बुल्ढाना में निकाला जाएगा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने शुक्रवार को बुल्ढाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मोर्चे के संदर्भ में जानकारी दी। बारिश के कारण सोयाबीन कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सोयाबीन के लिए कम से कम 8,600 रुपये और कपास के लिए 12,500 रुपये का लाभ किसानों को दिया जाए। किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने 5 नवंबर तक इस पर ध्यान नहीं दिया तो 6 नवंबर को बुल्ढाना स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर सोयाबीन और कपास किसानों की ओर से एल्गार मोर्चा निकाला जाएगा। अतिवृष्टीग्रस्तांना या वर्षी हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे। आणि जंगली जनावरांचा जो शेतकऱ्यांना त्रास होतो त्याच्यासाठी शेतीला वॉल कंपाऊंड करून मिळालं पाहिजे, पीक विम्याची 100% रक्कम मिळाली पाहिजे आणि नुकसानीचे नियम शिथिल झाले पाहिजे। या मागण्या जर का आमच्या 5 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण झाल्या नाही तर 6 नोव्हेंबर 2022 रोज रविवारला बुलढाण्यामध्ये सोयाबीन कापूस उत्पादकांचा प्रचंड असा एल्गार मोर्चा चिखली रोडवरून मोठ्या देवीला साकडे घालून कलेक्टर ऑफिसला निघणार आहे। हा मोर्चा भूतो न भविष्यती असणार आहे। म्हणून मी तुमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सांगतो, पक्षभेद जातीभेद मतभेद विसरून सगळ्या शेतकऱ्यांनी या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झालं पाहिजे। मागच्या वर्षी जसं केंद्र आणि राज्य सरकारला झुकवलं तसं या वर्षी सुद्धा सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी केंद्र आणि राज्य सरकारला झुकवल्याशिवाय राहणार नाही। सोयाबीन कापूस उत्पादकांचं आंदोलन पेटल्याशिवाय राहणार नाही, हा सरकारला आमचा इशारा आहे। रविकांत तुपकर ने हाल ही में मुंबई में आयोजित दशहरा सम्मेलन में जयदेव ठाकरे के किसानों के साथ दुर्व्यवहार का सार्वजनिक रूप से विरोध किया और सवाल उठाया कि जयदेव ठाकरे को कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जयदेव ठाकरे जो खाना खाते हैं वो किसी अदानी अंबानी के कारखाने से नहीं आता है। जयदेव ठाकरे जे काही शेतकऱ्यांबद्दल परवाच्या मेळाव्यामध्ये बोलले याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। जयदेव ठाकरेंनी कधी शेती केली का? त्यांना भुईमुगाच्या शेंगा वर लागतात का खाली लागतात हे तरी माहिती आहे का? मुंबईत बसून एसी मध्ये बसून त्यांना शेतातलं काय कळणार आहे? अहो जयदेव ठाकरे, तुम्ही खाणारा अन्नधान्य काय अंबानी अदानीच्या कारखान्यातून येणारा अन्नधान्य नाही आहे। ते अन्नधान्य शेतकऱ्याच्या घामातून निर्माण झालेलं आहे। आणि यानंतर जयदेव ठाकरे सारख्या बांडगुळांनी जर का इथून पुढे शेतकऱ्याबद्दल जर का वाईट शब्द वापरण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला जशास तसं उत्तर दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हा आमचा इशारा आहे। सरकार के आपूर्ति विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत गरीब लाभार्थियों को मुफ्त अनाज वितरण को अगले 3 माह तक बढ़ा दिया है, जिससे अकोला जिले में अंत्योदय खाद्य योजना और प्राधान्य परिवार के 12,72,000 गरीब लाभार्थियों को अगले 3 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ मिलेगा।
अप्रैल 2020 से कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय खाद्य योजना के गरीब लाभार्थियों और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न का वितरण शुरू किया गया है। इस मुफ्त अनाज वितरण की अवधि सितंबर में ही समाप्त हो गई थी, जिसके अनुसार सरकार ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि बढ़ा दी है। अकोला जिले में अंत्योदय खाद्य योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के 12,72,153 गरीब राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक यानी दिसंबर के अंत तक हर महीने मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। लाभार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 3 महिन्याकरता धान्य पुरवठा केलेला आहे आणि सप्टेंबरपर्यंत होताच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या 3 महिन्यासाठी आणि सोबतच पोषण तत्व वाढावं यासाठी तांदूळाचा दर्जामध्ये फोर्टिफाईड म्हणून तांदूळ येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रथिने आणि व्हिटॅमिन्स आहेत। त्याच्यामुळं हे लाभार्थ्यांनी याचं पोषण आहार करावा, हे विकू नये, कारण की शासन आपल्यासाठी एवढा खर्च करतो आणि आपण जर ते विकत असेल तर ते नुकसान आपलं जनतेचं आहे। त्यामुळं माझी सर्वांना अशी विनंती आहे की हा तांदूळ बाहेर बाजारात विकू नका, स्वतः खा आणि आपलं पोषण वाढवा, अपने मुलाबाळांना सुद्धा खाऊ घाला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।